राहुल को ऑफिस से लौटते हुए बहुत रात हो गई थी। वो तेज रफ्तार से कार चलाकर घर वापस जा रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और हवा भी काफी तेज चल रहे थे। राहुल का ऑफिस उसके घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने के चलते वो आज ऑफिस से देर से निकला था। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था जिससे वो जल्दी घर पहुंच जाए। जिस रास्ते से वो ऑफिस जाता था वहां बीच में बहुत घना जंगल था जो कि करीब 1 किलोमीटर तक था और उस जंगल के बारे में लोगों का ये कहना था कि वहां भूत प्रेतों की बस्ती है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं आता जाता। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था। उसने तेज आवाज में गाने लगा दिए और सुनने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कार की रफ्तार भी बहुत तेज थी कि अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। राहुल जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पूरा कुचल गया है लेकिन उसकी सांसें चल रही है। राहुल ने जल्दी एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन लेने कार की तरफ गया और वापस आया तो भौचक्का रह गया क्योंकि वो आदमी वहां था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया कि कोई आदमी जिसको इतनी ज्यादा चोट लगी हो वो कैसे उठ सकता है। वो थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने लगा कि तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी पत्नी रमा का था। वो उठा और घर की ओर चल दिया। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग गया था। रात के करीब 1 बजे वो घर पहुंचा। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। वो सो गया। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली, राहुल, ये रमेश काका है। कल रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बोल रहे हैं आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने ठीक है कहा। रमेश काका के बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से कहा, रमा, ऐसे किसी को भी बिना जाने घर में नहीं रखना चाहिए। तुम बहुत ना समझो, कुछ समझती नहीं हो। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पर रख लिया। उसी रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से बर्तनों के खनकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बर्तन धुल रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की तरफ गई तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरी सिंक खून खून हो चुका है। तब तक राहुल आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ तो रमा ने वो बताया जो उसने देखा। लेकिन राहुल को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। राहुल ने रमा को समझाया कि ये सब बस तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रमा तो बहुत डर गई। अगली रात भी वही आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धुल रहे हैं। उसने कहा, काका, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस वक्त बर्तन क्यों धुल रहे हैं? रमेश काका कुछ नहीं बोले। रमा ने फिर कहा, काका, आप सुन क्यों नहीं रहे? जैसे ही काका ने मुड़कर देखा, रमा उनको देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि उनका चेहरा पूरा कुचला हुआ था और पहचान में ही नहीं आ रहा था। रमा समझ चुकी थी कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। उसने हिम्मत जुटाई और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी।
तब तक शोर सुनकर राहुल कमरे से बाहर आ गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो भूत राहुल के शरीर में प्रवेश कर गया। अब रमा घबरा गई क्योंकि उसने हनुमान चालीसा पढ़ना अब भी जारी ही रखा। वो प्रेत राहुल को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उसको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वो राहुल को पटक देता तो कभी उसका सिर दीवार से लड़ा देता। रमा ने उससे कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर उसने कहा, तेरा पति वही मुझे अपने साथ ले आया और अब मैं उससे अपने साथ लेकर जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। इस पर रमा ने वहीं पास ही में पड़े शंकर भगवान की मूर्ति के पास से भभूत उठाकर उसके ऊपर छिड़क दिया और फिर वो छिड़कते ही थोड़ी देर बाद राहुल छटपटाने सा लगा और फिर उसके मुंह से एक काला धुआं सा निकला और फिर वहीं खिड़की के पास से ही वो काला सा धुआं कहीं गायब हो गया। जिसके बाद कुछ ही देर में राहुल को होश आया। जिसके बाद अगली सुबह राहुल का दोस्त उससे मिलने आया और उसने बताया कि जिस आदमी का तुम्हारी कार से टक्कर हुआ था वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था। वो ऐसे ही लोगों के साथ उनके घरों तक आ जाता है और फिर उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को अपने साथ लेकर जाता है। वो तो रमा के चलते तुम्हारी जान बच गई, वरना क्या होता कोई भी नहीं जानता। वो शैतान कई सालों से उसी जगह पर भटकता रहता है और इसी तरह से लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तो हिमाचल की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव चंद्रगुप्तपुर की ये कहानी है जो बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। कहते हैं यहाँ पर हर साल कुछ यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और इन सभी यात्रियों के गायब होने के पीछे एक ट्रेन है जो पाताल से आती है, जिसमें अगर गलती से भी कोई इंसान बैठ जाता है तो हमेशा के लिए वो गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डरावना किस्सा शहर के एक पत्रकार रवि शंकर जी के साथ घटा था। रवि शंकर जो एक पेशे से पत्रकार था जो अजीबोगरीब कहानियों की तह तक जाने में बहुत ही माहिर था। रवि शंकर को अपने इस काम में लगभग कई साल बीत चुके थे, जिसमें उसने ऐसी कई घटनाओं से सामना किया था जो बहुत ही अजीबोगरीब थी। रहस्यमय घटनाओं पर रिसर्च करना उसे बेहद ही पसंद था, लेकिन उसके जीवन में जब ये ट्रेन वाली घटना हुई तब से उसने इस काम को अलविदा कह दिया, क्योंकि इस काम में रवि शंकर की जान पर बनाई थी। रवि शंकर की मुलाकात एक दिन एक बुजुर्ग से हुई, जिसमें उसे एक अजीब बात पता चली कि हर पूर्णिमा की रात 3:13 पर एक काली ट्रेन उस वीरान स्टेशन पर रुकती है जो 50 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर रवि शंकर को यकीन नहीं हुआ और सोचने लगा कि सालों से वीरान पड़े स्टेशन पर भला ट्रेन कैसे आ सकती है, जबकि रेलवे विभाग ने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया होगा। सवालों के कटघरे में खड़े रवि शंकर का जिज्ञासु मन मानने वाला नहीं था, लिहाजा रवि शंकर ने उस बुजुर्ग की बात को नकारा नहीं और अगली पूर्णिमा की उस रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पुराने स्टेशन पर पहुंच गया जहां चारों तरफ सन्नाटा था। वहां पर पेड़ों से पत्ते गिरने की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हुटिंग साफ साफ सुनाई दे रही थी। रवि शंकर अभी अपने चारों ओर इधर उधर झांका ताकी कर रहा था कि इसी बीच उसने अपनी घड़ी में एक नजर डाली तो रात के अब 2 बज रहे थे। लेकिन जैसे 3:12 हुए कि तभी स्टेशन की जमीन कंपन करने लगी, जिससे रवि शंकर का दिल धक धक करने लगा। और जब उसने पटरियों की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो उसने पाया कि अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी काली भाप वाली ट्रेन पाताल से धरती को फाड़कर बाहर निकलती आ रही है, जिसे देखकर रवि शंकर की आंखें फटी की फटी रह गई। जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो उसने ट्रेन को ध्यान से निहारा। ट्रेन की बोगियां टूटी फूटी थी, लेकिन उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और कुछ काले साए
हिलते हुए नजर आ रहे थे। जब उसे लगा कि बोगी में कोई है तो रविशंकर ने हिम्मत की और वो उस बोगी में चढ़ गया। पर जैसे उसने कदम रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए और दरवाजे बंद होते ही ट्रेन वहां से चल पड़ी। लेकिन रवि को स्टेशन का नाम अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने बोगी के बाहर देखा तो बाहर सिर्फ धुंध थी और बोगी के भीतर यात्री नहीं बल्कि परछाइयां थी। तभी रविशंकर को एक आवाज़ सुनाई दी तो उसने उस ओर देखा तो उसने पाया कि वो एक बूढ़ी औरत थी, जो रवि को देखते हुए बोली, अरे तू तो जिंदा है, पर यहाँ क्यों आया? अब ये सुनते ही रवि कांप गया और उस बूढ़ी औरत के पाँव में गिर पड़ा। रवि कहने लगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला, एक शर्त है, तभी तू यहाँ से जा सकता है, तो किसी को ये सच नहीं बताएगा। रवि ने उस औरत की बात मान ली और उसके पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ हाथ जोड़ता रहा और उस औरत को उस पर दया आ गई और फिर देखते ही देखते रवि बेहोश हो गया। फिर अगले दिन रवि वापस अपने घर तो लौट आया, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। ना उसकी नींद पूरी होती और ना ही उसकी आंखें टिकती। और जब भी कोई उससे उस ट्रेन के बारे में पूछता तो वो बस एक ही बात कहता कि वो ट्रेन अब मुझे हर रात बुलाती है, एक दिन मैं फिर चढ़ जाऊंगा। अब रवि के साथ ऐसे कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ठीक से बात तक नहीं करता, रात को नींद में बड़बड़ाता रहता और अक्सर खिड़की से दूर पहाड़ियों की ओर देखता रहता। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो बस एक ही बात बार बार दोहराता, वो मुझे फिर से बुला रही है, उसकी सीटी गूंज रही है। पर दोस्तों, आज चंद्रगुप्तपुर में आकाश एकदम साफ था, मगर हवाओं में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। रात के 3:10 पर रवि अपने घर से बाहर निकला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। उसके कदम अपने आप ही उस पुराने स्टेशन की ओर बढ़ते चले गए और जैसे 3:13 हुए कि वही ट्रेन फिर से आ गई। वही काली भाप छोड़ती ट्रेन, पर वो इस बार और भी ज़्यादा पुरानी थी, जैसे वो सदियों से धूल में लिपटी हो। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही उसका दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और रवि बिना रुके उस बोगी में चढ़ गया। लेकिन इस बार बोगी में कुछ बदला हुआ था। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा कि ट्रेन की बत्तियां अपने आप ही झपकने लगी। ट्रेन की बोगियां अब खाली नहीं थी, हर सीट पर चेहरे दिखाई दे रहे थे। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि वो सभी चेहरे इंसानों के नहीं थे। कुछ बिना आंखों के थे, तो कुछ मुड़े तुड़े, तो कुछ के मुंह से धुआं निकल रहा था। उन सभी चेहरों को देखते ही रवि ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर अब वो दरवाजा गायब हो चुका था। पूरी बोगी में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुझे जाना होगा, इस ट्रेन का पूरा सफर करना होगा, यहाँ से अब कोई वापसी नहीं होगी। तभी वो ट्रेन एक सुरंग में घुसने लगी, लेकिन ये कोई आम सुरंग नहीं थी। वहाँ दीवारों पर खून से नाम लिखे थे, गायब हो गए उन लोगों के नाम जो कभी उस ट्रेन में चढ़े थे। और वहाँ आखिरी बोगी में एक टूटी खिड़की के पास रवि ने खुद को देखा। वही चेहरा, वही कपड़े, मगर शरीर बर्फ जैसा ठंडा और आंखें एकदम सफ़ेद थी। रवि अपने आप को देखकर खौफजदा हो गया और घबराते हुए चारों तरफ बोगी में रास्ता ढूंढने लगा। इससे पहले ट्रेन सुरंग में पूरी तरह से घुसती कि रवि ने बोगी की दीवार पर एक जोरदार लात मारी तो उसका पांव पूरी तरह से आर पार हो गया, जिससे वो समझ गया कि रवि बाहर निकल सकता है। रवि ने बिना देरी किए बोगी की दीवार से छलांग लगा दी और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब उसे होश आया तो वो वहीं उसी स्टेशन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके आसपास गांव के कुछ लोग भी थे जो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। पर जब रवि थोड़ा ठीक हुआ तो उसने इस घटना का जिक्र चंद्रगुप्तपुर गांव के कुछ लोगों से किया। लेकिन दुखद बात यह थी कि घटना का जिक्र करते वक्त रविशंकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब ये बात गांव के आसपास भी आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में उस ट्रेन और स्टेशन के प्रति खौफ भर गया। मगर दोस्तों, कहते हैं आज भी गांव के लोगों ने स्टेशन के पास रवि का कैमरा पाया है और उसका एक पुराना कोड जो रविशंकर के होने का आज भी संकेत बयां करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।